Okay, today lecture on एडिनर्जिक ड्रग। फर्स्ट हाफ में आपको एडिनर्जिक ड्रग के विषय में बताऊंगा और ये कौन सी ड्रग होती है, क्या इसके रिसेप्टर होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, लोकेशन क्या होती है। और सेकेंड हाफ में मैं दूसरी स्लाइड में फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताऊंगा। तो फर्स्ट हाफ में आप देखिए कि एडिनर्जिक ड्रग, ड्रग्स आर माइमिक या mimetic, that is a similar action of the epinephrine as called sympathomimetic drugs, that is also known as adrenergic drug। जो एडिनर्जिक ड्रग्स होती है वो सिमिलर एक्शन करती है तो उसको हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ कैटेकोलामाइन सिंथेसिस, मतलब एडिनर्जिक, नॉन एडिनर्जिक ये ड्रग बनने में जो स्टेप्स होते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं, स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, इनका एक्शन होता है, आफ्टर द मेटाबोलाइज भी होते हैं और ये रीअपटेक भी होते हैं। तो ये बॉडी में एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन बनता है, तो इसके स्टेप्स होते हैं हाउ टू मेक द एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन ड्रग्स। तो फर्स्ट स्टेप टायरोसिन हाइड्रेज एंजाइम से डोपा बनता है। डोपा मीन्स लियोडोपा। आफ्टर देन द लियोडोपा डीकार्बोक्सिलेसेस and converted to dopamine, and then dopamine is converted to epinephrine. After then epinephrine converted to nephrine. Epinephrine also you can also known as the non-adrenaline, and after it's converted to adrenaline, yeah, that is known as epinephrine। ओके, ये प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस जान लिया होगा कि इपिनेफ्रिन को हम जो एड्रेनालिन बोलते हैं एंड जो है नॉन इपिनेफ्रिन को नॉन एड्रेनालिन बोलते हैं। ओके, एंड आफ्टर द रीअपटेक एंड स्टोरेज, इसको पहले मैं डिस्कस किया, रीअपटेक होता है, ये मूवमेंट होते रहते हैं और इसका रीअपटेक। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर रूट ऑफ जो इपिनेफ्रिन मेटाबॉलिज्म रिलीज, तो ये दैट इज द ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द रीअपटेक, मतलब प्री सिनेप्टिक क्लैफ्ट से रिलीज होने के बाद प्री सिनेप्टिक क्लैफ्ट में रिटर्न हो जाना, दैट इज रीअपटेक। एंड आफ्टर दैट कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय दैट इज मे बी मेटाबोलाइज्ड बाय द in two parts and that utilized into the in a presynaptic cleft. Okay, that metabolism by the nephrin metabolized by the catecholamine oxidase methyl transferase enzyme, then breaking down the catecholamine epinephrine and converted to two parts that are utilized in a presynaptic cleft. Next slide. This is the diagram how to synthesize of the epinephrine, you can non-epinephrine. So first is the tyrosine entered into presynaptic axon and it passes through dopamine and after dopa and after dopamine and dopa converted to adrenaline, that is stored in the vessels vessels and the storage reuptake storage vessels, and after then calcium entered, increase the concentration of calcium, then exocytosis of the non-epinephrine in the synaptic cleft. This is the postsynaptic, this is the presynaptic. In between the presynaptic and postsynaptic, that is the pre-synaptic cleft, and that here the non-epinephrine bind to the postsynaptic receptor इसमें कौन कौन से है, अल्फा है, बीटा है, तो इसमें also divide है different part में। That after the binding the passes the transaction occur. Okay, and if it not passes, you store some reuptake in a presynaptic cleft. After then some bind to the receptor and some metabolized by catecholamine, जैसे previously हमने बता दिया catecholamine methyl transferase enzyme कैनमेट से मेटाबोलाइज हो जाता है, इग्निन से फिर यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा जो है कैटेकोलामीन जो है ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं और एड्रेनालिन कैसे बनते हैं, रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, फिर रीअपटेक हो जाते हैं, ये सब इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर देन दैट मायो आल्सो विद द प्रीजंक्शनल, मायो भी इन्विट करता है, दो तरह के एंजाइम है जो कि मायो
कमेट, ये दोनों जो है इसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म करके इसको स्मॉल पार्ट के में चेंज करके रीअपटेक होता है। ठीक है, आफ्टर देन हम बताते हैं डिफरेंट अल्फा बीटा रिसेप्टर। प्रोसिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो रिसेप्टर होते हैं अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। जो अल्फा बीटा ये डिवाइड आल्सो है, लेकिन इसमें जो पहले हाई पोटेंशियल एगोनिस्ट एड्रेनालिन जो आपको कैटेकोलामिन से बनकर एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, आइसोपिरालिन, एंड ऐसे ही बीटा में भी आइसोपिरालिन, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इसकी पोटेंसी ग्रेटर देन अल्फा का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो एड्रेनालिन का होता है, उससे कम नॉन एड्रेनालिन का, सबसे कम आइसोपिरालिन का। ऐसे बीटा पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पोटेंसी इफेक्ट करती है, पोटेंसी होती है, आइसोपिरालिन का होता है। मतलब हाई पोटेंसी मीन्स आप समझते हो कि लो स्मॉल डोज में एक प्रॉपर इफेक्ट दे दे, जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो स्मॉल डोज में दे देता है, उसको पोटेंसी बोलते हैं। ओके, तो आइसोपिरालिन का बीटा पे सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है, उसका एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन लास्ट में होता है। इसके बाद इसका एंटागोनिस्ट आता है। अल्फा का एंटागोनिस्ट जो है फिनाक्सिन बेंजामिन होते हैं, इसका प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, ये आरपी3 डेक पाथवे से काम करता है। साइक्लिक एमपी तो इनविट्री है, इसमें यस आई होता है। यहाँ पे साइक्लिक एएमपी जो होता है ये स्टिमुलेंट है, यस वो बोलते हैं, जिससे इसे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है हार्ट का। ये जो रिसेप्टर है डिवाइड हुआ अल्फा 1 अल्फा 2 में, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में डिवाइड हुआ। और एक होता है डोपामाइन 3 रिसेप्टर पे काम करते हैं, अल्फा, बीटा एंड डोपा। नेक्स्ट, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन अल्फा बीटा 2। अब इसका एक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे बीटा रिसेप्टर का बीटा 1 है, ये हार्ट में पाया जाता है, जस्टागुमुलर सेल ऑफ किडनी में पाया जाता है। तो जब भी कोई एगोनिस्ट डूबूटामाइन यदि एगोनिस्ट से बाइंड होता है तो साइक्लिक एमपी बढ़ता है, फास्फोराइलेशन होता है, उसके बाद कैल्शियम की एंट्री होती है, और कैल्शियम की एंट्री जो है ट्रोपोनिन प्रोटीन का फास्फोराइलेशन हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बोलता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। मतलब ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। यदि एंटागोनिस्ट होगा मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, तो ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ये सब होता है एंटागोनिस्ट का। ऐसे ही जो है बीटा 2 रिसेप्टर की बात होती है। बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रोंकस में पाया जाता है। ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, जीआईटी ट्रैक, यूनिट ट्रैक, ये सब आई पे। इसमें जो है साल्बुटामॉल एंड टर्बुटालिन बोथ आर एगोनिस्ट ड्रग है। ठीक है, तो ब्रोंकस में साल्बुटामॉल इसीलिए यूज किया जाता है कि जब स्मूथ मसल, जब एगोनिस्ट बाइंड होता है, आप जानते हो जो आईपी जो साइक्लिक एमपी पाथवे कि यदि कोई एगोनिस्ट बाइंड होता है तो हार्ट में कंट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल्स में डायलेशन होता है। इसको प्रीवियस हम कई बार लेक्चर ले चुके हैं, इसको बता चुके हैं। तो अब देखिए, ये साल्बुटामॉल एगोनिस्ट है, टर्बुटामॉल एगोनिस्ट है, लेकिन स्मूथ मसल पे के रिसेप्टर पे बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये स्मूथ मसल्स डायलेट हो जाएगी। तो इसीलिए अस्थमा पेशेंट में या कोई पेशेंट में हम साल्बुटामॉल और जो टर्बुटालिन देते हैं। इससे ब्रोंकस डायलेट होता है और एयर पास हो जाता है। एयर पास हो जाता है तो अस्थमा को रिलीव, अस्थमा पेशेंट को रिलीव मिल जाता है। ठीक है, तो ये यूज होता है अस्थमेटिक पेशेंट में। इसका कुछ जो है ब्लॉकर है, लेकिन ब्लॉकर जनरली यूज नहीं, अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल होता है, वीक ब्लॉकर जनरली यूज नहीं करते, लेकिन इसका थेरेपेटिक यूज हम जो अस्थमा में यूज करते हैं। इसका जो है विटामिन का हार्ट एडजस्टिव में पाया जाता है, ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए यूज होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ या अब जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब लो डोज में होता है, चाहे ब्लड प्रेशर का, इसमें सब यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, ये बीटा 3 जो एडिपोज टिश्यू में यूज किया जाता है, स्ट्रांगली एक्टिंग है। इसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 दो डिवाइड में अल्फा पोस्ट जंक्शनल इफेक्टिव है अल्फा 1 एंड 3 जंक्शनल नर्व एंडिंग में पोस्ट जंक्शनल ब्रेन पैंक्रियाज बीटा सेल प्लेटलेट्स इसमें इफेक्टिव है ये अल्फा 2। इसके लोकेशन है, मतलब इसका यहाँ लोकेशन है। यदि कोई एगोनिस्ट बाइंड होता है तो इस रिसेप्टर पे मैकेनिज्म देखे उस आर्गन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंड्यूस होगा। जैसे मान लो अल्फा 1 में जो सेलेक्टिव फिनाइल एपिनेफ्रिन
ये ड्रग है तो ये बाइंड फ्री जंक्शन पे होगा तो स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होगा यहाँ, क्योंकि ये IP3 ड्रग पाथवे से वर्क कर रहा है। IP3 ड्रग पाथवे से वर्क कोई भी करेगा तो कोई भी तो हमेशा कंट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, जनरली कंट्रैक्शन यूज करता है। स्मूथ मसल्स है फिर भी यहाँ कंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ बीटा 2 में स्मूथ रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये साइक्लिक MP पाथवे है, कैल्शियम की एंटी हो रही है, यहाँ पे IP देख पा रहे, इसीलिए इसका अपोजिट एक तरह से एक्शन है इस दोनों रिसेप्टर में। इसके बाद ब्रांको वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, यहाँ एक स्पेशल अलग है गस्ट जो गट है उसमें रिलैक्सेशन होगा, सभी जगह जो है कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद इसका एंटागोनिस्ट है जो है फ्लोजासिन। फ्लोजासिन ड्रग यूज होती है हाइपरटेंशन पेशेंट को। फ्लोजासिन क्यों यूज होती है? क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, एंटागोनिस्ट है ना, तो एंटागोनिस्ट होने के रिलैक्स करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओके, अब फ्री जंक्शन बीटा 2 रिसेप्टर में बहुत सारा है, इसमें देख लो इन विट्रो न्यूरोट्रांसमीटर वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, साथ में डिक्रीज द सिंपैथेटिक फ्लो एंड इंसुलिन रिलीज, डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज। पैंक्रियाज में जब एक्ट करेगा तो इंसुलिन का रिलीज कम हो जाता है। जैसे क्लोनाडीन एगोनिस्ट यूज करेंगे तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, डायबिटीज जो है बेनिफिट भी होगी। अगर बाई चांस आप समझो, यदि बाई चांस पेशेंट हैविंग द डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव, मतलब हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट है, तो उस समय क्लोनाडीन हम देते हैं तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, उसके साथ साथ इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने से डायबिटिक और बढ़ जाएगा। तो कभी भी डायबिटिक पेशेंट हो और उसको यदि हाइपरटेंसिव भी है तो हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने के क्लोनाडीन नहीं देना चाहिए, यदि देंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो इससे इसका कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन भी क्लॉटिंग करता है, यूहेमबिन ये ड्रग जो है एंटागोनिस्ट करती है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर बेस्ड में फार्माकोलॉजी का। अब जितने रिसेप्टर हैं, यदि अच्छे से रिसेप्टर और ट्रांजिशन मैकेनिज्म जान जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत इजी हो जाता है, इजिली हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसके बाद इंडायरेक्टली है, इंडायरेक्टली स्टोर होता है कैटेकोलामिन टायमाइन में, ये अपटेक होता है इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इसके बाद देखो थोड़ा सा हम रिसेप्टर बेस्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या आएगा, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। इसको नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे लेक्चर में मैं एक एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताऊंगा। अब थोड़ा सा देख लो जो डिस्कस किया, जैसे अल्फा ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, अल्फा 1 से कंट्रैक्शन होगा, लेकिन इसका यदि हम ब्लॉकर देंगे तो यहाँ डायलेशन हो जाएगा, जो कि जो है प्रोजासिन था जो एंटी हाइपरटेंसिव में यूज होता है। पीपल में माइडियासिस होगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स में इसमें कंट्रैक्शन होगा, ये मसल्स में रिटेंशन होता है। तो ये अल्फा 1 का इफेक्ट है। अल्फा 2 का प्री सिनेप्टिक में जो रिड्यूस द नॉनएफिन नेगेटिव इफेक्ट ब्रैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन इंड्यूस करेगा। यदि कोई एगोनिस्ट बाइंड हुआ तो ये ब्लड प्रेशर में यूज होता है, ठीक है। जैसे क्लोनिडीन हम ब्लड प्रेशर में यूज करें, एगोनिस्ट है तो ये ब्लड प्रेशर कम करेगा, ब्रैकीकार्डिया करेगा, तो जनरली इस ड्रग को यूज भी किया जाता है, लेकिन डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं यूज करना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसका हार्ट में कंट्रैक्शन को पहले बता, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीटा 1 जो है एक्ट करता है तो कंट्रैक्शन होगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, सब कुछ। स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन ब्लंक कैसे बता चुका हूँ, आर्टरी में इस तरह से, ये आर्टरी जो होती है इसमें रीनल आर्टरी डायलेशन आर्टरी में होते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक फार्माकोलॉजिकल ऑन द बेसिस रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट है, जो इस लेक्चर में बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताऊंगा, और आपको धन्यवाद। इसको देखिए, इसको सही कि सभी समाज सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बेहतरीन ढंग से बनाया। यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करके भेज दिए तो मैं उसका सोल्यूशन बनाऊंगा। ये जो वीडियो बनाई जाती है ये बच्चों के क्लियर कंसेप्ट डेवलप के लिए एक समाज सेवा, ये वर्क, ये सोशल वर्क है। इसके बेनिफिट में हम स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आप फार्माकोलॉजी अच्छे से समझो, अच्छे से समझोगे तो आपका कंसेप्ट जनरेट होगा, तो अच्छा एक समाज का बाद में जो भी आप जॉब करोगे, अच्छे एक समाज का निर्माण करोगे, देश का निर्माण करोगे, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे आप समाज में कंट्रीब्यूट करोगे। इसीलिए मैं भी आपको अच्छे कंसेप्ट देने की ट्राई करता हूँ कि आप आगे बढ़ो और एक समाज का अच्छा
समाज बनाओ, अच्छा इंडिया को डेवलप करो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।